हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने अपने सभी सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी। और इसी क्रम में हिंदी माध्यम में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर हिंदी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सैंपल पेपर तो अंग्रेजी में रिलीज हुआ है, पर हम आपके लिए हिंदी माध्यम में उस पूरे सैंपल पेपर को लेकर आए हैं, जिससे आप इन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के सभी सैंपल पेपर्स को आराम से सॉल्व करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। इसी क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 2022-23 सत्र का अर्थशास्त्र का सैंपल पेपर, यानी इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। सैंपल पेपर जो इकोनॉमिक्स का है, जो आपको उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कराएगा, या हम डिस्कस करेंगे, जो सीबीएसई ने महत्वपूर्ण मानते हुए एक प्रोटोटाइप के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। जाहिर सी बात है, सैंपल पेपर को रिलीज करने का मुख्य कारण यह है कि आप नेचर ऑफ क्वेश्चंस को समझ सकें, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें समझ सकें, ताकि एग्जाम में कुछ सरप्राइजिंग आपको ना लगे। तो इन एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम डिस्कशन करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। पर उससे पहले ये बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की सारी शिक्षा कक्षा 7 से 12 तक के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है हिंदी माध्यम में। आप कोई भी एक या दो चैप्टर या एक या दो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, कोई आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, निःशुल्क रूप से सारी सुविधा उपलब्ध है। इसी कड़ी में हम आपके लिए निःशुल्क रूप से सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं 2022-23 का। किसका? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का। तो ये इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर हम डिस्कस करेंगे, पर एक बात आप विशेष रूप से ध्यान दे लीजिए। सभी सैंपल पेपर्स को देखने के बाद एक दो चीजें क्लियर हो गई, और वो क्लियर ये हुई हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक, एमसीक्यू का अभी जमाना है, और ठीक ठाक जमाना है। 15 से 20 क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो अभी सीबीएसई पूछने के पूरे मूड में है। बहुत लोगों को लग रहा था कि सर ये कोविड वाले में जो एमसीक्यू टाइप हुआ था उसके बाद तो एमसीक्यू का जमाना चला जाएगा। मैंने कहा था कि एमसीक्यू कभी नहीं जाएगा, और इसीलिए हमने हर चैप्टर का एमसीक्यू किया है। समष्टि अर्थशास्त्र हमने पूरा एमसीक्यू कर दिया है, सारे चैप्टर्स भी कवर कर लिए हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास अभी करना बाकी है। इसके बाद कारण, कथन कारण रीजन असर्शन वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपसे ठीक ठाक रूप से पूछा जा रहा है। इससे जो हमें इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है, जो इससे कंक्लूजन ये निकालना है कि चैप्टर्स को केवल रटना नहीं है, चैप्टर्स को एक सुनियोजित तरीके से समझ के पढ़ना पड़ेगा, ताकि अगर कोई स्टेटमेंट और रीजन दिया जा रहा है तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसका जवाब दे पाएं। तो कथन कारण वाला भी कंसेप्ट पूरा चलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो है शब्द सीमा। शब्द सीमा यानी लिमिट, वर्ड लिमिट, शब्द सीमा। ठीक है, ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर तो होते ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हां, अर्थशास्त्र में इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है न्यूमेरिकल्स जरूर पूछे जा रहे हैं, चाहे छोटे या बड़े। जैसे सैंपल पेपर में कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, बजट से संबंधित न्यूमेरिकल्स नहीं हो सकता है, एक्चुअल एग्जाम में बजट से संबंधित न्यूमेरिकल्स भी आए। तो ये सारी चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। बाकी सबसे पहले एग्जामिनेशन में आपको क्या पढ़ना है? निर्देश पढ़ने हैं, सामान्य जनरल इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना है। तो इस प्रश्न पत्र में दो खंड हैं। खंड अ में समष्टि अर्थशास्त्र है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स है इस सैंपल पेपर में। ठीक है, और इस सैंपल पेपर का खंड बी जो है वो क्या है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जो किताब है जिसमें पहला चैप्टर है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी की पूर्व संध्या पर भारत। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि ये जो सैंपल पेपर है ये इंग्लिश में ही रिलीज किया गया है, तो हिंदी में हमने अपनी तरफ से इसको ट्रांसलेट किया है। तो कहीं कोई वर्ड अगर आपको परेशान कर रहा हो तो बिल्कुल दिक्कत में मत लीजिएगा, और सारा हम समझ लेंगे। तो 1 अंक के 20 प्रश्न हैं, 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। तो शॉर्ट आंसर टाइप के 4 क्वेश्चंस हैं, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 60 से 80 शब्दों में देना है। 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 4 अंक का है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में देना है। 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय के 2 पार्ट है, एक 3 नंबर वाला, एक 4 नंबर वाला, सभी पेपर में देखा जा रहा है। हिस्ट्री का सैंपल पेपर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, अगर जो सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, वो जरूर उसको देख लेंगे।
तो 3 अंक का भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 अंक का भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन वर्ड लिमिट में अंतर है। शब्द सीमा जो मैं कह रहा था 60 से 80 शब्द, 80 से 100 शब्द। और इकोनॉमिक्स तो खास करके ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा भरने की जरूरत नहीं होती है। 60 शब्द है, अगर आप 50 शब्द में भी एग्जैक्ट बात बोल गए तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ये बड़ा बेनिफिट है इकोनॉमिक्स का। 4 दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है जो 6 अंक के होंगे, जो 100 से 150 शब्दों में आपको आंसर लिखने होंगे। यहां पर भी कई बार ऐसा होता है कि एक न्यूमेरिकल पूछ देता है जो हमेशा, जो आराम से 5 लाइन में हो जाता है, तो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपका पूरा जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये पेपर का स्वरूप है, यानी एमसीक्यू, 2 तरीके के शॉर्ट आंसर्स और 1 लॉन्ग आंसर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलें आगे प्रश्नों की तरफ। अब आइए देखते हैं प्रश्नों को। अब सबसे पहला प्रश्न ही जो है वो कथन और कारण वाला प्रश्न पूछा गया है। तो निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़िए। आय और उपभोग और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के स्थिरांक की धारणा, यानी कांस्टेंट होने की धारणा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बोलते हैं? एमपीसी। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं जिसको बोलते हैं सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें आपको पता है अंग्रेजी में लेके चलनी है, हिंदी माध्यम में होते हुए भी। एमपीसी मैंने डिटेल में बताया है, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। तो आय और उपभोग और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी के स्थिरांक की धारणा के बीच सीधा संबंध है, जिसके कारण उपभोग वर्ग एक ऊपर की ओर झुकी हुई सीधा रेखा वक्र होती है। वो ये कह रहा है कि जो आय और उपभोग है और एमपीसी है, इसके कांस्टेंट होने के बीच एक सीधा संबंध है, और इसलिए जो उपभोग वर्ग यानी कि जो कंजम्पशन कर्व होता है वो ऊपर की ओर झुकी हुई सीधा रेखा होता है। हमने देखा है ना भाई, ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है और ऐसा ही आपका कंजम्पशन कर्व भी जाएगा, क्योंकि ये C+I से मिलकर बना होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है सकल मांग वक्र और उपभोग वक्र एक दूसरे के समानांतर हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये 2 चीजें आपको दी गई हैं, तो बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। क्या कथन 1 सत्य है और कथन 2 गलत है? कथन 1 गलत है, कथन 2 सत्य है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। तो अगर आप ध्यान से समझें तो ये बिल्कुल दोनों राइट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि जो समग्र मांग होता है एग्रीगेट डिमांड कर्व वो ऊपर की तरफ होता है और ये C+I से मिलकर बना होता है। तो कंजम्पशन कर्व भी ऐसा ही होगा, बीच का एरिया I हो जाएगा। तो इसलिए ये जो दूसरा स्टेटमेंट भी है कि सकल मांग वक्र और उपभोग वक्र दोनों बराबर हैं, समानांतर हैं, पैरेलल हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों के दोनों इसमें ऑप्शंस क्या हैं? दोनों के दोनों ऑप्शंस इसमें करेक्ट हैं, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ग। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है। अगला सवाल है रूस यूक्रेन संकट। अब देखिए इस सवाल से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि कंटेम्पररी इश्यूज जो चल रहे हैं, जो आज के दैनिक जीवन में जो चीजें घट रही हैं, उससे सवाल रिलेट करके पूछा है। आपको पता है रूस और यूक्रेन में बहुत लंबी लड़ाई चल रही है। इसमें आपूर्ति पक्ष के मुद्दे के कारण दुनिया में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सामना कर रही है दुनिया जो है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपूर्ति पक्ष किसको बोलते हैं? सप्लाई साइड को। ठीक है, तो वो कह रहा है कि देखिए जो, क्योंकि रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, इसलिए सप्लाई साइड की वजह से, सप्लाई में चेंजेस की वजह से दुनिया में महंगी कीमतों पे तेल का हमें सामना करना पड़ा, यानी तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन की स्थिति पर सबसे संभावित प्रभाव की पहचान करिए। तो कह रहा है कि क्योंकि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो भारत के भुगतान संतुलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ऑप्शंस पहले देख लीजिए, फिर इसको समझते हैं। भारत में कारों का उत्पादन बढ़ेगा, भारत में साइकिल के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि होगी, भारत में अमेरिकी डॉलर की आमद बढ़ेगी, भारत से अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह होगा, यानी कि बाहर जाएगा, फ्लो होगा, फ्लो ऑफ डॉलर फ्रॉम इंडिया टू अदर अब्रॉड। अब अगर एक चीज समझिए, अगर मान लीजिए तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, और आपको पता है तेल का व्यापार 99% ज्यादातर देशों से सबसे अमेरिकी डॉलर में ही होता है, तो अगर तेल की कीमतें बढ़ गई हैं तो हमको अब पहले तेल के लिए जितना पैसा देना पड़ता था पर बैरल, अब ज्यादा देना पड़ेगा। अरे बात समझ में ना। तो अगर ज्यादा देना पड़ेगा तो डॉलर आपका यहां से ज्यादा बाहर जाएगा, है ना। आपको उतना ही तेल खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ज्यादा डॉलर बाहर देना पड़ेगा। तो इसका सबसे सही जवाब क्या हो जाएगा? घ, भारत से अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह होगा, यानी देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ डॉलर फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज, राइट। तो ये हमारे भुगतान संतुलन पर एक तरह का नकारात्मक प्रभाव डालेगी, डेबिट साइड में जाएगा, और भारत से अमेरिकी डॉलर क्या होगा? बाहर की तरफ जाएगा। क्यों? रूस यूक्रेन के संकट के कारण। कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, अगला सवाल है, डैश एक संस्था है जो उधार देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है। दो तरह के हमने बैंक देखे थे, कौन से? एक हमने देखा था केंद्रीय बैंक,
जिसको सेंट्रल बैंक कहते हैं या आरबीआई कहते हैं, और एक हमने देखा था वाणिज्यिक बैंक, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक। ठीक बात। दोनों में अंतर यह देखा था कि जो कॉमर्शियल, जिसमें एसबीआई, पीएनबी, जो भी बैंक आप रखना चाहें, इसमें क्या है, इसकी विशेषता यह थी कि यह जमा स्वीकार करेगा और कर्जा देगा और उसमें प्रॉफिट कमाएगा। यहां क्या था, यह केवल रेगुलेटरी बॉडी है, नियामक एक बॉडी है जो नियम कानून बनाता है, रेगुलेट करता है पूरे बैंकिंग सिस्टम को, और सारे फंक्शन डिटेल में देखे थे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी संस्था है जो उधार देने के लिए जमा स्वीकार करेगी, यानी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी पैसा उधार देने के लिए, लेंड करने के लिए। क्या वो वाणिज्यिक बैंक है? क्या वो जीवन बीमा निगम है? एलआईसी पैसा लेती है लेकिन वो उधार देने के लिए नहीं, उस पर आपको इंश्योरेंस देती है। भारतीय रिजर्व बैंक बिल्कुल नहीं, भारत सरकार बिल्कुल नहीं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक। सो कॉमर्शियल बैंक्स आर दोज इंस्टीट्यूशंस व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, है ना। यानी कि वो क्या करती हैं, उधार देने के ही उद्देश्य से जमा को स्वीकार करती हैं या डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती हैं। ठीक बात। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। भारत द्वारा वित्तीय सेवाओं के निर्यात को वर्तमान के चालू खाता के क्रेडिट पक्ष में दर्ज किया जाएगा। अब हमने आपको बताया हुआ है कि जो भुगतान संतुलन के दो इंपॉर्टेंट खाते होते हैं, कौन सा, एक कैपिटल अकाउंट जिसको पूंजीगत खाता कहते हैं, और एक होता है करेंट अकाउंट जिसको हम क्या बोलते हैं, चालू खाता बोलते हैं। तो कह रहा है कि अगर वित्तीय सेवाओं का निर्यात किया जाए, यानी मान लीजिए आप वित्तीय सेवा में क्या आएंगे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इसको अगर एक्सपोर्ट किया जाए तो चालू खाता के क्रेडिट पक्ष में दर्ज किया जाएगा। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पूंजी खाता के क्रेडिट पक्ष में दर्ज किया जाएगा। अब दो चीजें आपको बता दी गई हैं, एक है निवेश, एक है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक चीज तो आप जान लीजिए कि दोनों ही केसेस में पैसा आएगा। सबसे पहले तो हमें यह तय करना पड़ता है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो मान लीजिए भुगतान संतुलन के दो खाते होते हैं, एक होता है क्रेडिट, एक होता है डेबिट। तो जो पैसा आता है वो क्रेडिट में लिखा जाता है, जो जाता है वो डेबिट में लिखा जाता है। फिर तय ये किया जाता है कि कौन सा चालू खाते में जाएगा, कौन सा पूंजीगत खाते में। तो आपके सामने ऑप्शन है कि कथन एक सत्य है, कथन दो गलत है, कथन एक गलत है, कथन दो सत्य है, दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सत्य हो जाएंगे। देखिए जो ये आपका ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, ये एक तरह का कैपिटल ट्रांजैक्शन है, पूंजीगत ये पूरा हस्तांतरण है ना, और पूंजीगत ये ट्रांजैक्शन लेन देन है। ये मैंने आपको डिटेल में बताया भुगतान संतुलन के चैप्टर में। तो ये चला जाएगा कौन सा, पूंजी खाते के क्रेडिट में, और ये क्या है, चालू खाते में है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, सेवाओं का, वस्तुओं का अंतरण जो हस्तांतरण होता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर, रेमिटेंस, सारी चीजें किस में जाती हैं, चालू खाते में। तो ऊपर वाला तो चालू खाते में चला जाएगा, नीचे वाला पूंजीगत खाते में चला जाएगा। यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट, बोथ द गिवन ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं फिर कह रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी क्लियर नहीं किया है, प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 12 इकोनॉमिक्स का समष्टि शास्त्र वाला सारा प्लेलिस्ट देख जाइए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। खुली अर्थव्यवस्था के नाम से वो पूरा चैप्टर मैंने वहां पे डाला हुआ है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। शुद्ध निवेश एक स्टॉक अवधारणा है। दो चीजें होती हैं, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक का मतलब क्या होता है, कोई चीज कहीं पर एकत्रित है, ठीक, कोई भी चीज कहीं पर क्या है, एकत्रित है, ये स्टॉक हो गया। ये बात करता है पॉइंट ऑफ टाइम की, यानी समय विशेष की, एक समय विशेष की। फ्लो क्या होता है, तो फ्लो होता है बह रहा है कोई चीज, ठीक है, वो एक जगह पर नहीं है, बह रहा है। ये बात करता है समयावधि की, यानी पीरियड ऑफ टाइम की। जैसे मैं बोलूं कि अभी मेरे जेब में कितने रुपए हैं, ये स्टॉक हो गया। 1 तारीख से लेके 20 तारीख तक मेरे जेब में कितने रुपए आए और कितने खर्च हुए, ये क्या हो गया, फ्लो हो गया। तो एक पर्टिकुलर निश्चित समय सीमा पर जो बात आएगी वो क्या हो जाएगा, वो स्टॉक हो जाएगा, और एक टाइम के बीच, टाइम इंटरवल के बीच जो चीजें होती हैं वो फ्लो हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि शुद्ध निवेश एक स्टॉक है, पूंजी एक प्रवाह है। अब पूंजी प्रवाह कैसे हो जाएगी, पूंजी तो कैपिटल तो आपकी स्थिर है, वो स्टॉक हो जाएगी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। जाहिर सी बात है, शुद्ध निवेश स्टॉक कैसे होगा, निवेश तो आप कितना इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, फ्लो हो रहा है ना।
तो आपका जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है वो नेट शुद्ध निवेश कैसे निकलता है, कुल निवेश में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके। तो शुद्ध निवेश जो है ये भी एक ये प्रवाह है और पूंजी एक स्टॉक है, तो दोनों ही कथन क्या है, असत्य हैं। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगले सवाल पर चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल है इस क्वेश्चन इस सैंपल पेपर का कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में निवेश गुणक का मूल्य 4 है। निवेश गुणक क्या होता है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, पढ़ाया मैंने गुणांक, ठीक, और 4 है और स्वायत्त उपभोग है 30 करोड़, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन है 30 करोड़। हाँ ठीक बात, प्रासंगिक खपत कार्य होगा। अब इसमें क्या होगा, जो कंजम्पशन फंक्शन है इसमें आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा इसमें उपभोग फंक्शन, उपभोग फलन, खपत कार्य यहां लिखा है, इसको आप उपभोग फलन समझ लीजिए। तो उपभोग फलन इसमें से कौन सा होगा इस केस में, ये बताना है। अब देखिए उपभोग फलन का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है, बी वाई यही होता है ना, यही उपभोग फलन का फॉर्मूला है। अब इस हिसाब से हमें इसमें सर्च करना है कि कौन सा होगा। अब यहां पर देखिए ये सी बार कितना दिया हुआ है, सी बार दिया हुआ है कितना 30, ठीक बात, तो यहां पर 30 लिख लीजिए, 30 प्लस बी। अब देखिए ये जो बी होता है ना, इस बी को बोलते हैं एमपीसी। क्या बोलते हैं, एमपीसी, यानी मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। तो जब एमपीसी दिया हुआ है, इस एमपीसी को बेसिकली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस के का यानी कि गुणांक का सहायता लेंगे। होता क्या है, गुणांक बराबर क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी होता है, ठीक। तो अब ये गुणांक की वैल्यू 4 दी हुई है, तो 4 बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। अब इसको इधर ले आते हैं, 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू 1/4, तो 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू 0.25। अब इसको इधर ले आइए, 1 माइनस 0.25 हो जाएगा, इधर प्लस में है तो ये इधर प्लस में चला जाएगा, एमपीसी। तो एमपीसी की वैल्यू हो गई 0.75। एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई, 0.75 आ गई है ना, 1 में से 0.25। तो अब इस बी के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 0.75y, ठीक, ये बन गया। और ये किस वाले फॉर्मूले में आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है, C इक्वल्स टू 30 प्लस 0.75y आ गया ना। तो कुल मिलाकर इस b को निकालना था, तो कौन सा इसमें मैच कर रहा है फंक्शन, ये देख लेना था। b को निकालने के लिए हमने क्या किया, एमपीसी का सहारा लिया, क्योंकि इसको एमपीसी बोलते हैं। तो k इक्वल्स टू, यानी जो ये गुणक का मूल्य है, इसको k से दिखाया जाता है। k इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये फॉर्मूला होता है, या 1/MPS कह सकते हैं उसको। तो 4 इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी जब रखा हमने, तो ये आप इधर ले आइए, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, और ये इधर है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू 1/4। ये हम इसलिए करते हैं कि कैलकुलेशन को आसान बनाएं और वैल्यू को ले आएं। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होंगे ज्यादा तेजी से कैच करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू 0.25 हो गया, ठीक बात है। अब हम इस 0.25 को इधर ले आते हैं, तो 1 माइनस 0.25 इक्वल्स टू एमपीसी। तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.75, और इसी को बी के जगह रख दीजिए। तो 30 प्लस 0.75y जब हो जाएगा, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, वो कंजम्पशन फंक्शन या जो आपको भोग फलन निकालना था वो सही हो जाएगा। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब क्या हो जाएगा, क इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहना है। अच्छा, इसी 6 में एक अथवा दिया है, छठे क्वेश्चन में, कि यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि खपत में वृद्धि के बराबर है तो मूल्य की पहचान करें, बचत करने के सीमांत प्रवृत्ति के मूल्य की पहचान करें। बचत करने की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसकी मूल्य की आपको पहचान करनी है, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि खपत की वृद्धि के बराबर हो तो एमपीएस की वैल्यू निकालिए। तो जाहिर सी बात है एमपीएस क्या हो जाएगा, 0 के बराबर रहेगा, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, आप जितना राष्ट्रीय आय हो रहा है उतना ही कंजम्पशन हो जा रहा है। एमपीएस क्या होता है, एमपीएस ये होता है कि मान लीजिए अगर आपने 100 रुपए कमाया, उसको 120 रुपए कमा लिया। 100 रुपए आप कमाते थे और पूरा 100 रुपए खा जाते थे, फिर 120 कमा रहे हैं, फिर 120 खा जा रहे हैं। तो यहां पर ये हो गया आपका कंजम्पशन, सेविंग, बचत, यहां भी 0, यहां भी 0। जब सेविंग कुछ हो ही नहीं रही है तो एमपीएस निकलेगा क्या, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, यानी जितना परिवर्तन हुआ बचत में उसको डिवाइड कर दीजिए आय में परिवर्तन से। तो ये 0 जब आप 100 करेंगे या 120 करेंगे, जो भी करेंगे, तो क्या आएगा, 0 वैल्यू आएगी। तो जब बचत हो ही नहीं रहा है, सारा का सारा आय खपत हो जा रहा है, तो फिर सीमांत एमपीएस की वैल्यू जो होगी, जो यहां पर पूछा गया है, उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। चलिए ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं। भारत में अब यह सवाल आंसर दिया गया आपको, भारत में मुद्रा आपूर्ति बढ़ सकती है यदि, यानी मनी सप्लाई की बात की गई है। ये सीधे सीधे किससे संबंधित है? मौद्रिक नीति से, क्योंकि आरबीआई पिक्चर में है। मौद्रिक नीति, ठीक। और इसके साथ साथ इसमें राजकोषीय नीति की भी बात की गई है। अब क्या है दोनों, इसको डिटेल में मैंने बताया हुआ है वैसे तो चैप्टर में, ठीक है। देखिए, जब मुद्रा पूर्ति को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई कुछ कदम उठाती है तो मौद्रिक नीति में आती है, और जब मुद्रा पूर्ति को रेगुलेट करने के लिए या नियंत्रण में रखने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है तो राजकोषीय नीति होती है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब जरा स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक प्रचलन में अधिक धन डालता है। कह रहा है कि भारत में मुद्रा पूर्ति कैसे बढ़ सकती है, तो अगर आरबीआई जो है वो ज्यादा से ज्यादा धन इकोनॉमी में डाले, ठीक है, बढ़ेगी। वाणिज्यिक बैंक अपने ऋण संचालन का विस्तार करते हैं, यानी जो उनका लेंडिंग वाला पूरा प्रणाली प्रोसेस है, यानी ऋण देने का प्रोसेस है, उसको और बढ़ाएं, ज्यादातर लोगों को लोन दें तो लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ेगी। केंद्र सरकार द्वारा कर के दरों को कम किया जाए, इसको बोला जाता है विस्तारवादी राजकोषीय नीति, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। मतलब इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है कि टैक्स को कम किया जाता है, ठीक है, और टैक्स को कम करने के बाद लोगों के पास पैसा बढ़ता है तो लोग ज्यादा खर्च करते हैं। तो टैक्स को कम करने वाली जो पॉलिसी है और खर्चों को बढ़ाना, सरकार अपने व्यय को यानी एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है और टैक्स को कम करती है, तो इससे लोगों के पास मनी ज्यादा बोलती है, मनी सप्लाई बढ़ती है। तो केंद्र सरकार अगर टैक्स के रेट में कम करेगी, कर के दरों में कम किया जाएगा तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। चौथा स्टेटमेंट, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर में वृद्धि की है, तो गलत है। अगर रिजर्व बैंक बैंक दर यानी बैंक रेट बढ़ाएगी तो उससे लोगों को लोन महंगा मिलेगा, क्योंकि आरबीआई या बैंकों को महंगा लोन देगी, तो यहां पर तो मनी सप्लाई घटेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई को बढ़ाने के पक्ष में बात करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी क इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि मान लीजिए एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित डेटा प्रस्तुत किया गया है, ठीक। वर्ष 2010 में जो एक्सपोर्ट है 280 है, आयात 240 है। 2020 में एक्सपोर्ट यानी निर्यात 580 है, आयात 460 है। पहचाने 2010 से 2020 की अवधि के बारे में कौन सा कथन सही है? व्यापार संतुलन में सुधार, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार हुआ है, व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है, अदृश्य वस्तुओं में संतुलन में सुधार हुआ है, व्यापार संतुलन बिगड़ा है। अब एक चीज तो आप देख लीजिए, यहां पर क्या है, निर्यात ज्यादा है, आयात कम है, तो यहां पर जो व्यापार संतुलन है ये क्या है, पॉजिटिव में है, ये 40 का है, और यहां पर क्या है 580 है और 460 है, तो 8 4 12 ये 120 के आसपास। तो ये जो चीज है ये पॉजिटिव में दिखाई पड़ रही है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यापार संतुलन में सुधार हो रहा है। पहले व्यापार संतुलन 40 था, अब 120 है, यानी पहले देखिए व्यापार संतुलन क्या होता है, व्यापार संतुलन जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसका मतलब क्या होता है, निर्यात माइनस आयात, दृश्य वस्तुओं का। ध्यान रखिएगा अदृश्य वस्तुएं इसमें नहीं आती हैं, तो अदृश्य आती है, ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। व्यापार संतुलन में केवल विजिबल आइटम्स की बात की जाती है, जो गुड्स दिखाई पड़ते हैं, तो निर्यात में से आयात होता है। यहां निर्यात में से आयात देखा गया तो 40 आया, यानी अभी भी केवल निर्यात 40 अंक ही ज्यादा था, यहां ये 120 आ गया, यानी जो बैलेंस है, जो आप कह सकते हैं सरप्लस है, वो 40 से बढ़कर 120 हो गया, यानी कि सुधार हुआ है किसमें, व्यापार के संतुलन में सुधार हुआ है। घाटा तो था नहीं, व्यापार घाटे में वृद्धि तो हम कह नहीं सकते, घाटा तो है नहीं, पॉजिटिव में चल रहा है, तो व्यापार संतुलन में सुधार इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको लॉजिक समझ के और आपको सारी चीजों का आंसर करना है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सुधार हुआ है व्यापार संतुलन में, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अभिकथन ए और कारण आर, या आपका आ गया कि रीजन एसर्शन वाला क्वेश्चन। अब अभिकथन है कि पूर्व पोस्ट निवेश, जिसको क्या बोलते हैं, हाँ पूर्व पोस्ट निवेश नियोजित निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि एक्स एंटी, देखिए एक्स एंटी निवेश, एक्स पोस्ट निवेश जो होता है इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं कि ये कितना अनुमानित था कि कितना निवेश होना होगा, और ये हो गया कि कितना एक्चुअल में हो गया, ठीक, वास्तविक में। तो पूर्व पोस्ट निवेश नियोजित निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि एक्स एंटी निवेश निवेश के वास्तविक स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक। अच्छा,
संतुलन स्तर पर प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित निवेश हमेशा बराबर होते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अभिकथन ए गलत है, आर सही है। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि ये अभिकथन ए उल्टा दे दिया है। समझ रहे हैं? ये जो पूर्व पोस्ट निवेश है ये वास्तविक स्तर का प्रदर्शन ये करता है, और जो एक्स एंटी वाला होगा ये नियोजित निवेश, यानी कि जितना हमने प्लान किया है कितना होना चाहिए वो होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो उल्टा दे दिया है। दूसरा बोला है कि इक्विलिब्रियम लेवल पर बचत और निवेश दोनों, सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला जो कंसेप्ट आप देखते हैं, बचत सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला, यानी बचत और निवेश दोनों बराबर होते हैं इक्विलिब्रियम लेवल पर, यह बात बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा वाला कथन आर सही है, लेकिन ए इसमें गलत है। ठीक, इसमें ऑप्शंस आपके सामने ऐसे हैं कि ए और कारण दोनों सही हैं और कारण आर सही व्याख्या है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन ए की व्याख्या सही नहीं की गई है। अभिकथन ए सही है, आर गलत है, और घ में है कि अभिकथन ए गलत है और आर सच है। तो घ इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा, बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है जी। अगला सवाल देखते हैं कि अभिकथन ए और कारण आर सही में से चुने। तो बचत वक्र आय के शून्य स्तर पर ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक ऋणात्मक अवरोध बनाता है। बचत फलन का तात्पर्य बचत और आय के बीच कार्यात्मक संबंध से है। बिल्कुल ठीक बात, सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब इसमें देखिए एक चीज समझ लीजिए, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, लेकिन ये सेकंड वाला स्टेटमेंट पहले वाला का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। ये एक बोला कि भाई बचत वक्र जो है वह आय के शून्य स्तर पर ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक ऋणात्मक अवरोध बनाता है। मान लीजिए अगर आय जीरो है, ये जीरो है, तो बचत वक्र ये निगेटिव में जाएगी ना, क्योंकि आय जब है नहीं तो बचत सेविंग कर्व जो है वो निगेटिव हो जाएगी। आनी बात समझ में? जैसे मान लीजिए ये हो गई आपकी इनकम वाई, ये हो गया आपका कंजम्पशन, ये हो गया सेविंग। अब इनकम जीरो है और हमको पता है कि जीरो लेवल पर भी हम कुछ ना कुछ तो उपभोग करते हैं। तो जीरो लेवल पर हमने 10 रुपए का बिस्किट खाया तो सेविंग हमारी -10 में हो गई ना, कि एक तो पहले पैसा नहीं था और माइनस में हम चले गए। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर मान लीजिए एक्स वाई एक्सिस ऐसे बना हुआ है तो ये नीचे आएगा और ये -10 यहां आ जाएगा, सेविंग वक्र नीचे आ जाएगा, तो ऋणात्मक बनाती है। और बाकी सेकंड स्टेटमेंट था सेविंग फंक्शन के बारे में कि आय और बचत के बीच का जो फंक्शनल संबंध है, कार्यात्मक संबंध है, वो बचत फलन कहलाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे से कोई, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट पहले वाले का कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ख वाला स्टेटमेंट सही होगा। ये एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको दोनों स्टेटमेंट कारण और अभिकथन सही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो कारण है वो कथन की व्याख्या करता हो। तो उसमें आपको ख ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, यहां बहुत स्मार्ट आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि मान लीजिए कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में केवल दो फर्म है, ए और बी। ठीक, फर्म ए ने माल बेचा फर्म बी को 2000 में, तो ए ने बेचा किसको, बी को 2000 में। ठीक है, तो ए सोल्ड बी कितने में, 2000 में, और ₹1000 में सामान खरीदा। सामान जो इसके लिए खरीदा था, यानी इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन जो था, मध्यवर्ती जो लागत थी वो 1000 थी। ठीक, फर्म बी ने 250 में माल का निर्यात किया और 1500 की घरेलू बिक्री की थी। बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना करें, यदि अचल पूंजी की खपत कितनी है, ₹200 है। अब देखिए, एक तो पहले इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या है, ये आपको इतना कंप्लीट बता दिया है कि आपको निकालना यह है बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये निकालना है। राष्ट्रीय आय नहीं निकालिए, राष्ट्रीय तो एनएनपीएफसी होती है। अब यहां पर क्या है, फर्म का खरीदना बेचना है ना, इसमें किसी ने किसी को बेचा, किसी ने किसी को खरीदा, उसका परचेस सेल, ये सारी चीजें ये हम किसमें किया करते थे, ये हम करते थे वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, ठीक, वैल्यू एडेड मेथड का मतलब ये है उत्पाद विधि, जिसको हम कहते हैं ना, प्रोडक्शन मेथड भी इसको कहते हैं, उत्पाद। अब इसमें हम क्या देखते थे, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट थी, जो वैल्यू एडेड है, मूल्यवर्धन है, वो कैसे निकालते थे, वैल्यू एडेड निकालते थे टोटल जो इंटरमीडिएट परचेज है, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट परचेज को माइनस करके, यानी जो सेल आपने किया है उसमें से जो आपने इंटरमीडिएट परचेज किया वो माइनस कर लीजिए पहले, तो वहां से हम वैल्यू एडिशन निकाल लेते थे। और प्राथमिक क्षेत्र द्वारा वैल्यू एडिशन, द्वितीय क्षेत्र वाला वैल्यू एडिशन, तृतीय क्षेत्र का वैल्यू एडिशन, और जीडीपी एमपी पे हम पहुंच जाते थे। तो यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, फर्म ए फर्म दिया है, तो फर्म ए और फर्म बी के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम फर्म ए को ले लें और इसका सेल्स देखें कितना इसने बेचा है, तो यहां दिया है कि मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में दो फर्म ए और बी हैं, और यहां फर्म बी ले लेते हैं, फर्म बी।
अब फर्म ए ने माल बेचा फर्म बी को 2000 में, तो ये सेल है इसका 2000। आगे देखिए, और 1000 में सामान खरीदा, इसका परचेज यानी क्रय यहां पर आप अगर आप लिखें तो ये 1000 है। ठीक बात, ये फर्म ए की कहानी खत्म। अब है कि फर्म बी ने 2500 में माल को निर्यात किया, बाहर बेचा 2500 में, ठीक, ये भी सेल हो गया इसका। और 1500 की घरेलू बिक्री की, तो बिक्री तो घरेलू ही है लेकिन 1500 की ये भी तो है, तो इसका टोटल परचेज सेल कितना हो गया, करीब 4000 हो गया, है ना, ये हो गया 4000। चलिए अब यहां एक चीज समझ लीजिए, यहां पर फर्म बी का कोई भी परचेज नहीं दिया है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि फर्म ए ने फर्म बी को बेचा था, तो अगर इसको बेचा था तो इसने खरीदा होगा, तो ये 2000 इसके खरीद में चला जाएगा। आ गई बात समझ में? भाई फर्म ए ने फर्म बी को 2000 बेचा है माल, तो जो फर्म बी को बेचा है तो वो 2000 फर्म ए का इसके परचेज में चला जाएगा। ठीक बात। अब हमें क्या करना है, हमें अब हम एक तरह से देखें तो इसका सेल्स, कुल सेल्स अगर हम देखें, फर्म ए और फर्म बी था, तो 4 और 2 6000, तो कुल बिक्री, ठीक, कितना, 4000 प्लस 2000 कितना, 6000। अब ये जीडीपीएमपी हो जाता, लेकिन इसके पहले हमें क्या माइनस करना पड़ता है, जो इंटरमीडिएरी कंजम्पशन है, जो आपने माध्यमिक परचेज किया है, जो क्रय किया है, वो सारी चीजें माइनस करनी पड़ेंगी। तो इनका है 1000, इनका है 2000, तो ये 2 + 1 3000 हो गया। इस 6000 में से इस 3000 को माइनस कर दीजिए। अब एग्जैक्ट कितना आपको पता चला, 3000। तो हमें क्या मिल गया, जीडीपीएमपी कितना मिल गया, 3000। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपीएमपी पूछा है, ध्यान रखिए, एनडीपीएमपी, न कि जीडीपी। अब ग्रॉस को नेट करने के लिए, सकल को शुद्ध करने के लिए क्या माइनस करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। यहां क्वेश्चन दिया है, यदि अचल पूंजी की खपत यानी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन वाला, सॉरी जो डेप्रिसिएशन वाला जो मामला है, यानी कि वो कितना है, 200 है ना, ये खपत हो गई है उस पूंजी की, है ना, कैपिटल हरासमेंट हो गया है, तो 3000 में से इस 200 को माइनस कर लीजिए, तो ये क्या निकल जाएगा, 2800। सो करेक्ट आंसर विल बी ₹2800, ये हो जाएगा। सबसे पहले फर्म ए और फर्म बी की सेल्स को निकाल लीजिए, उन्होंने जितना परचेज किया उसको माइनस कर लीजिए, तो आप पहुंच जाएंगे जीडीपीएमपी पर। इसमें से आप जो भी कैपिटल कंजम्पशन है या जो डेप्रिसिएशन है या मूल्यह्रास जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें उसमें से माइनस कर लीजिए, तो 200 है तो 2800 आपका क्या आ जाएगा, जीडीपीएमपी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से देखिए सवाल, एक बहुत सिंपल छोटा सा सवाल, और इससे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने सही निकाल दिया तो 1 नंबर भी इसमें कटने की गुंजाइश नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला प्रश्न है, अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर मोड में आ गया है सवाल। स्पष्ट कीजिए कि मुक्त बाजार विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब $1 की कीमत रुपए में क्या होगी, या 70 रुपए में $1 मिलेगा, ये डॉलर का एक्सचेंज रेट हो गया। अब यहां फ्री मार्केट में पूछा है, फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम अगर है तो वहां पर भाई एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होगा, तो वहां पर डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई के लेकर, है ना, मुद्रा की पूर्ति और मांग जिस स्तर पर बराबर हो जाए, जिस कीमत पर, वो एक्सचेंज रेट डिसाइड कर दिया जाता है। तो देखिए कैसे होता है, विनिमय की संतुलन दर उस बिंदु पर स्थापित होती है जहां की मांग की मात्रा और आपूर्ति की मात्रा, यानी विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति की मात्रा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक, यानी द पॉइंट वेयर द डिमांड एंड सप्लाई फॉर द फॉरेन करेंसी इक्वेट्स या बिकम इक्वल्स, दैट पॉइंट एट दैट रेट द रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिसाइडेड। विदेशी मुद्रा बाजार में यदि असंतुलन होता है तो यह स्थिति पैदा कर सकता है अधिक मांग या अधिक आपूर्ति के कारण। तो मान लीजिए अगर अधिक मांग या अब अधिक आपूर्ति हो गई, जैसे एग्जांपल के लिए आप यहां समझिए, लेट सपोज ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, दोनों एक दूसरे को यहां मिल जाते हैं, तो यहां क्या बन गया, एक रेट ऑफ एक्सचेंज इक्विलिब्रियम बन गया। अब मान लीजिए कि लेट सपोज डिमांड क्या है, इस तरफ चली गई, बढ़ गई। ठीक, तो अगर बढ़ गई तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये रेट ऑफ एक्सचेंज ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी एक असंतुलन हो जाएगा। तो ये अधिक आपूर्ति या अधिक मांग की स्थिति के कारण हो सकता है।
बाजार तंत्र विनिमय दर को संतुलन स्तर पर वापस चलाएगा। मतलब फिर से वापस क्या होगा, फिर डिमांड सप्लाई अपनी बढ़नी शुरू होगी और वो नॉर्मल हो जाएगा। इसका तात्पर्य है कि मुक्त मांग और आपूर्ति की बाजार ताकतें इस तरह से काम करेंगी कि विनिमय की संतुलन दर वो स्वचालित रूप से बहाल हो जाए, है ना। यानी जो पहले से जो संतुलन की दर थी वो फिर अपने आप उसी स्तर पर आ जाए। ये मुक्त बाजार में होता है कि मान लीजिए अगर डिमांड बढ़ गई तो फिर सप्लाई भी बढ़ जाएगी, फिर लोग उसको देना भी शुरू करेंगे और फिर वो संतुलन आ जाता है। नहीं आता है तो बीच में हस्तक्षेप होता है जिसको मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था, इसका आप ध्यान रखें। अब देखिए इसमें एक अथवा सवाल भी है कि भुगतान संतुलन में स्वायत्त और समायोजित यानी ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड जिसको कहते हैं ट्रांजैक्शंस को, दो तरह के होते हैं, ऑटोनोमस जो बहुत चीजों से मुक्त हैं और एक इंड्यूस्ड। ठीक, इस लेन देन के बीच का अंतर का हिसाब किताब करें तो देखिए यानी आपको स्वायत्त और समायोजित निवेश के बारे में कुल लेन देन के बारे में बात करनी है। तो स्वायत्त लेन देन वे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन देन हैं जो भुगतान संतुलन की स्थिति से स्वतंत्र होते हैं। मतलब ये कि भुगतान संतुलन की स्थिति क्या है, वो फायदे में है कि घाटे में है, क्या है, उससे उनको मतलब नहीं है। उनको एक अपना आर्थिक मोटिव है, उससे वो अपना लेन देन करेंगे, चाहे संतुलन भुगतान घाटे में जाए चाहे फायदे में जाए। ये लेन देन आमतौर पर आर्थिक मकसद से यानी लाभ कमाने के लिए होते हैं। इन भुगतान संतुलन खाते में लेन देन को लाइन के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, एबव द लाइन ट्रांजैक्शंस। ये ध्यान रखिएगा, ये एक नंबर में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, एबव द लाइन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, लाइन के ऊपर लेन देन इसको कहा जाता है। इन भुगतान संतुलन खाते में लेन देन को लाइन के ऊपर लेन देन कहा जाता है। ठीक बात। जबकि समायोजित लेन देन वे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन देन हैं जो भुगतान संतुलन में अधिशेष या घाटे को कवर करने के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका भुगतान संतुलन है, ये क्रेडिट ये डेबिट, अब क्रेडिट हो गया 500, डेबिट हो गया 400, तो आपको 800, तो आपको और 300 चाहिए तभी तो बैलेंस होगा। तो 300 का कर्जा ले आए आप, तो 300 ये जो आया तब ये 800 और 800 हुआ। तो ये ऐसे जो ट्रांजैक्शन होंगे वो क्या होंगे, वो समायोजित होंगे। वो क्या करने की कोशिश करेंगे, एक तरह से एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। ये इंड्यूस्ड एकोमोडेटिंग बल्कि कह लीजिए इसको, ये एकोमोडेट करेंगे कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या रहे, एकोमोडेट रहे। तो दूसरा वाला एकोमोडेटिंग। ठीक, तो समायोजित जो लेन देन है वो भुगतान संतुलन की स्थिति को ठीक करने के लिए होता है, और जो आपका ये स्वायत्त है वो आर्थिक उद्देश्य से होता है, वो एबव द लाइन कहा जाता है। अब एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि यदि कोई अर्थव्यवस्था अपनी आय में रुपीस 2000 करोड़ की बढ़ाने की योजना बना रही है और सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति 75% है, ठीक, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश में वृद्धि का अनुमान लगाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां दो चीजें आप समझ लीजिए। आय कितना बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, 2000 करोड़, तो डेल्टा जो है वाई है ये 2000 करोड़ है। पूछा क्या गया है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश में कितना वृद्धि चाहिए, डेल्टा आई जो है ये आपसे पूछा गया है। ठीक, डेल्टा आई पूछा गया है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी जो निवेश गुणांक होता है वो आय में होने वाले परिवर्तन और निवेश में होने वाले परिवर्तन का क्या होता है, एक अनुपात या रेशियो होता है। लेकिन हमारे पास K तो है नहीं, और K का फॉर्म, अच्छा ये दिया हुआ है सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति यानी MPC। ठीक, तो एक फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। ठीक, अब ये MPC 75% है, यानी ये K इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.75 हो जाएगा ना, 75% है, जब आप इसको करेंगे तो 0.75 MPC हो जाएगी। अब यहां पर क्या होगा, अब ये इधर ले आइए, नहीं ये तो ऐसे ही हो जाएगा, K इक्वल्स टू 1/0.25, तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी। ये तो यही मामला खत्म हो गया। तो K की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो यहां रख लीजिए 4 इक्वल्स टू डेल्टा वाई कितना रखा है, यानी आय में होने वाले परिवर्तन को हम डेल्टा वाई से दिखा रहे हैं। तो ये 2000 है, 2000 डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। अब आपको डेल्टा आई चाहिए तो इसको इधर ले आइए, तो डेल्टा आई इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाई 4, 500 इज द आंसर। यही आंसर यहाँ पे आया, 500 करोड़। अच्छा ये करोड़ लिखना मत भूलिएगा आप, नहीं तो तुरंत नंबर कटता है। जो यूनिट है वो जरूर लिखिएगा। तो यहां कुल मिला के जो सवाल था कि 2000 करोड़ रुपया अगर आपको बढ़ाना है तो उस स्थिति में आपको 500 करोड़ का निवेश और करना होगा। ये इस सवाल के हिसाब से आपको क्लियरली आंसर आ गया है।
ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, परसेंटेज में दिया रहेगा तो आप तुरंत 0.75 इसको कर देंगे, 0.25 कर देंगे, जैसा भी करना होगा, क्योंकि एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू 1 से नीचे होती है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला सवाल है कि दिसंबर 26, 2021 को द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित निम्नलिखित समाचार के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने अत्यधिक तरलता को खत्म करने के लिए पिछले 4 हफ्तों में सेकेंडरी बाजार में, प्राइमरी सेकेंडरी 2 बाजार होते हैं, इसमें 8710 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रिजर्व बैंक ने बेचा है। याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था खुले बाजार की नीति, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मौद्रिक नीति, खुले बाजार की नीति, ठीक है। उसमें क्या होता था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदती बेचती है, तो खैर इसने बेचा है। रिजर्व बैंक की इस प्रकार के कार्य योजना के संभावित कारण और उसके पीछे के परिणाम का पहचान करिए। देखिए, मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मौद्रिक नीति होगी वो मुद्रा पूर्ति को कंट्रोल करने के लिए होती है, ठीक बात। अब मुद्रा पूर्ति को कंट्रोल करने का मतलब यह है कि अगर मुद्रा पूर्ति बहुत बढ़ गई है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रयास करेगी कि इकोनॉमी में से पैसा खींचा जाए, और मुद्रा पूर्ति बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ी होगी, तो पैसा खींचने के लिए रिजर्व बैंक क्या करेगी, प्रतिभूति बेचेगी कि ये लीजिए बॉन्ड सिक्योरिटी और हमको पैसा दीजिए। तो यहां पर ये बेचा है, इसका मतलब महंगाई रही होगी। तो दिया गया उदाहरण जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की है, आरबीआई द्वारा की गई कार्रवाई के पीछे संभावित कारण के रूप में मुद्रास्फीति की ओर संकेत करता है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, यानी हो सकता है कि बहुत ज्यादा मुद्रा पूर्ति होने के कारण लोग खूब डिमांड कर रहे हो और महंगाई या इन्फ्लेशन आ गई हो, ये एक कारण दिखाई पड़ता है बहुत साफ साफ, ठीक। सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर आरबीआई प्रचलन से धन वापस लेना चाहता है, तो जो करेंसी इकोनॉमी में चल रही है, जो करेंसी दौड़ रही है, उसको वापस लेना चाह रहा है, और इस प्रकार वाणिज्यिक बैंकों की ऋण क्षमता कम कर देता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर इकोनॉमी में पैसा कम रहेगा, वो आरबीआई के पास चला गया, तो लोग बैंक में भी कम रखेंगे, तो बैंक भी लोगों को उसी से साख निर्माण करके पैसा लोन देती है, वो भी कम हो जाएगा धीरे धीरे। इस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था को ऋण के संकुचन का अनुभव होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंडिंग या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट का कमी होगी, क्योंकि पैसा मार्केट से उठ के चला जाएगा। इससे खपत और निवेश में कमी आएगी, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों कम आएगी और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव से राहत मिलेगी। तो जब तक मार्केट में पैसा है, खूब इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन हो रहा है, तब तक मार्केट में महंगाई की दबाव बना रहेगा, लेकिन जैसे ही आरबीआई ने उस पैसे को खींच लिया, ये दबाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित पाठ को ध्यान से पढ़ें, सेंट्रल बैंक के प्रासंगिक कार्यों पर संक्षेप में चर्चा करें। तो इस इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ने के बाद आपको सेंट्रल बैंक के कार्यों के बारे में समझ में आएगा। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए, इसको बोलते हैं सुपरवाइजरी इंस्पेक्शन, ये हिंदी रूपांतरण किया गया, ध्यान रखिएगा आप। जो रिजर्व बैंक क्या है, एक तरह के सुपरवाइजर का काम करता है, सभी रेगुलेशन करता है बैंकों को। तो पर्यवेक्षीय मूल्यांकन के लिए एक वाणिज्यिक बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया, एक कमर्शियल बैंक का इंस्पेक्शन किया। नियामक अनुपालन में यानी रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों के कारण वाणिज्यिक बैंक को सख्ती के साथ दंड लगाया गया था। सेंट्रल बैंक के अनुसार निरीक्षण में अलग अलग निम्नलिखित मोर्चों पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देश के गैर अनुपालन का पता चला। तो बहुत सारे ऐसे आरबीआई के निर्देश थे जिसका अनुपालन वहां नहीं हो रहा था, यह पता चला। क्या? एटीएम कार्ड धोखाधड़ी के बारे में, डेटा की अखंडता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, छोटे कर्जदारों को कर्ज, ठीक, ये सारी चीजें पता चली हैं। तो अब इससे आप सेंट्रल बैंक के कार्यों का मूल्यांकन कैसे करेंगे, इस पे आपको लिखना है। तो देखिए, दिया गया पाठ सेंट्रल बैंक के पर्यवेक्षीय कार्य को इंगित करता है। पर्यवेक्षीय कार्य यानी सुपरवाइजरी फंक्शन जो सेंट्रल बैंक का है, सुपरवाइजरी फंक्शन केंद्रीय बैंक का या पर्यवेक्षीय कार्य, ठीक, इसकी ओर इंगित करता है, जिसके तहत रिजर्व बैंक भारत में वाणिज्यिक बैंकों के नियमित कामकाज को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है। इस कार्य के तहत भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के आवधिक निरीक्षण, लेखा परीक्षा, रिपोर्ट दाखिल करने का अभ्यास कर सकता है। केंद्रीय बैंक नियामक अनुपालन में कमियों के कारण बैंकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और अन्य वैधानिक अनुपालन द्वारा आवश्यक सुधार कर सकता है। तो चाहे तो वो दंड दे, चाहे वो क्या करे, कई सारे लीगल कॉम्प्लायंसेस के थ्रू क्या करेगा, उसमें जो भी सुधार की गुंजाइश होगी वो सुधार करता रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक अथवा प्रश्न भी है, रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो किसको बोलते हैं? लीगल रिजर्व रेशियो में, जिसमें 2 तरह के रिजर्व रेशियो आते हैं, सीआरआर, एसएलआर। इसका मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, नगद तरलता अनुपात, ठीक है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है, और कैश रिजर्व रेशियो इसको बोलते हैं, नगद कोष अनुपात जो होता है।
अब ये होता क्या है, पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन अपने आप समझ आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर वाणिज्यिक बैंकों के पास 100 रुपया है, तो आरबीआई बोलती है इसमें से 4 रुपया आप हमारे पास रखिए, आरबीआई के पास रखिए, और कम से कम इसमें से 20 रुपया अपने पास कैश में रखे रहिए। जो बचेगा उसके बाद, इस 24 के बाद जो आपके पास कुल मिला के कितना बच रहा है, 76 रुपया बच रहा है, ये आप लोन दीजिए। तो ये 4 रुपया जो आरबीआई के पास रखा जाता है वो सीआरआर होता है, ये जो बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है वो एसएलआर होता है, और ये रिजर्व रेशियो कहे जाते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो, वैधानिक कोष अनुपात। तो रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन विपरीत रूप से संबंधित है। क्या आप इस बयान से सहमत हैं? कोई संख्यात्मक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो कहा जा रहा है कि दो चीजें, क्रेडिट क्रिएशन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं साख निर्माण। साख निर्माण मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जब आप पैसा इनिशियली बैंक में रखते हैं, इनिशियल डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, प्रारंभिक जमा, उसी से वाणिज्यिक बैंक क्या करती है, बार बार क्रेडिट क्रिएट करके लोन बांटती है। वो एक बड़ा प्रोसेस है जो मैंने चैप्टर में समझाया हुआ है। तो जवाब हो जाएगा हाँ, रिजर्व रेशियो और साख निर्माण में विपरीत संबंध है। जितना ज्यादा रिजर्व रेशियो होगा, क्रेडिट क्रिएशन उतना कम होगा। कैसे समझिए, मान लीजिए कि अगर आरबीआई बोलती है कि सीआरआर की रेट 4 है और एसएलआर का रेट 20 है, यानी 24 रुपए तो बैंकों को आरबीआई और खुद के पास अब रखने पड़ेंगे। 76 रुपया वो जो है वो लोन देगा, फिर यही पैसा वापस लोन अकाउंट खोल के फिर बैंकों में रखा जाएगा, उससे और लोन दिया जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा बनेगा। अब अगर आरबीआई कल के डेट में ये बोल दे कि नहीं, ये 14 हो गया और ये 30 हो गया, यानी अब आपको कितना रखना पड़ेगा, 43 रुपया मान लीजिए, ठीक, कितना, 43 रुपया अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब बैंकों को रखना पड़ेगा, किसके पास, अब रखना पड़ेगा आरबीआई और अपने पास रखना पड़ेगा। तो अब केवल जो पहले 76 रुपया लोन देते थे, अब केवल 57 रुपया ही बैंक लोन दे पाएंगे, बाकी पैसा तो आरबीआई के पास और अपने पास चला गया। इस 57 रुपए से जितना साख निर्माण होगा वो हमेशा 76 वाले से कम होगा। अगर 76 रुपया लोन जाता तो ज्यादा साख निर्माण होता, 57 में कम हुआ। तो अगर ये रिजर्व रेशियो बढ़ाएगा आरबीआई तो हमेशा साख निर्माण कम होगा, और रिजर्व रेशियो घटाएगा तो हमेशा साख निर्माण ज्यादा होगा। तो मुद्रा गुण, अब इसमें हम थोड़ा सा एक संख्यात्मक उदाहरण के साथ समझाएं तो मुद्रा गुणांक यानी कैसे होता है, 1 रिजर्व रेशियो, यानी हमेशा क्या होता है, जो मनी मल्टीप्लायर होता है, मनी मल्टीप्लायर जो होता है साख निर्माण का, वो 1/LRR होता है या 1 रिजर्व रेशियो होता है। मतलब उल्टा संबंध है, ये जितना ज्यादा होगा ये उतना कम होगा, ये जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा। तो ये हमें पता ही है, ठीक। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि आरंभिक जमा जो है वो 10,000 करोड़ है, शुरू में बैंकों में 10,000 करोड़ जमा हुआ है। साख निर्माण का फॉर्मूला है प्रारंभिक जमा इंटू मुद्रा गुणांक। मुद्रा गुणांक जितना ज्यादा होगा प्रारंभिक जमा में, उतना वो साख निर्माण ज्यादा होगा। तो अगर रिजर्व रेशियो 10% है और मुद्रा गुणांक कितना है, अगर 1/0.1 मान लीजिए 10 है, तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख का साख निर्माण हुआ। और अगर रिजर्व रेशियो 25% हो गया तो मुद्रा गुणांक 1/0.25 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। अब यहां देखिए, जैसे ही रिजर्व, ये केवल अभी 10% रिजर्व रेशियो था, तो 1/0.1 में कितना आ गया, 10 आ गया, और आरंभिक जमा इंटू 10, 1 लाख का साख निर्माण हुआ है। लेकिन जैसे ही रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया गया तो मुद्रा गुणांक 4 ही आया, और यहां केवल 40,000 का ही अब साख निर्माण होगा। यानी आप जितना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन करना चाहते हैं उतना रिजर्व रेशियो कम रखना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व रेशियो आप जितना ज्यादा रखेंगे मुद्रा गुणांक उतना ही क्या है, कम आएगा, और तब आपका साख निर्माण उतना ही कम हो पाएगा। कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी डिफ्लेटर को परिभाषित कीजिए। यानी जीडीपी डिफ्लेटर या सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर क्या है? तो जीडीपी डिफ्लेटर नगद तथा वास्तविक जीडीपी का अनुपात है। 2 जीडीपी होती है, एक नॉमिनल जिसको नगद जीडीपी कहते हैं, और एक होता है रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। नॉमिनल क्या होता है, करंट प्राइस पे, आज के डेट में जो मार्केट प्राइस है उस हिसाब से जीडीपी कितनी होगी, ये हो गया नगद जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी। और आधार वर्ष के हिसाब से या बेस ईयर के प्राइस के हिसाब से जितनी जीडीपी होती है वो होती है क्या, रियल जीडीपी। इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। मान लीजिए नगद जीडीपी है 300 करोड़ और वास्तविक जीडीपी है 200 करोड़, ये जो आएगा वो जीडीपी डिफ्लेटर कहलाएगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर नगद तथा वास्तविक जीडीपी का अनुपात है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग अर्थव्यवस्था में मूल्य में उतार चढ़ाव प्रभाव को खत्म करने के लिए और वर्तमान के भौतिक उत्पादन में वास्तविक परिवर्तन के निर्धारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आज के डेट में अगर आप जीडीपी निकालेंगे तो कीमत ऊपर नीचे हो सकती है, तो जीडीपी भी ज्यादा कम आ सकता है। लेकिन जो वास्तविक जीडीपी होता है वो एक निश्चित समय की जीडीपी होती है, निश्चित समय की कीमत पे। तो इसका जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग किया जाता है कि ये पता लगाया जा सके कि कीमतों में कितना परिवर्तन है, कितना उतार चढ़ाव है, क्या जरूरत है, आवश्यकता है कीमतों को स्थिर करने की। जीडीपी डिफ्लेटर अर्थव्यवस्था की विकास दर की तुलना करने में मदद करता है। अब मान लीजिए कल गेहूं 20 रुपए था, आज अचानक 40 हो जाए और आप जीडीपी गेहूं की निकाल दें कि 40 हो गई, तो ऐसा थोड़ी हो पाता है। लेकिन अगर एक बेस ईयर का प्राइस आपके पास है और आज का प्राइस है, तो आप तुलना कर सकते हैं कि एक्चुअल में पिछले साल कितना हमारा डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, अभी कितना डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रहा है। तो जीडीपी ग्रोथ को जब मापा जाता है तो कभी भी नगद जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी पे नहीं, रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी पे नापा जाता है, जो आधार वर्ष की कीमत पर निकाला गया हो। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है, व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय ध्यान देने योग्य कुछ सावधानियों की चर्चा करिए। तो व्यय विधि जब आप निकालते हैं तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि दोहरी गणना ना हो और बीच वाली चीजें ना आए। कैसे? पुरानी वस्तु पर होने वाले व्यय को अंतिम उपभोग व्यय में शामिल नहीं किया जाता है। जो भी पुरानी वस्तुओं का व्यय है वो नहीं शामिल किया जाएगा। इन वस्तुओं के उत्पादन को चालू वर्ष के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ठीक बात। मध्यवर्ती माल यानी इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं, इन पर जो इनके व्यय को नहीं देखा जाता है ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। मान लीजिए आपने कोई कार खरीदी, अब कार के साथ आपको टायर पे भी खर्चा करना पड़ा, तो टायर का भी एक अलग पैसा लीजिए और कार का भी पैसा जोड़िए, ऐसा नहीं। कार के पैसे में टायर का पैसा जुड़ा हुआ है, तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है। अब यहां पर आपके लिए एक इमेज बनाया गया है और इसमें दर्शाए गए रुझानों की तुलना करनी है। ये फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, ये प्राथमिक घाटा है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो इसके अनुसार आपको क्या करना है, इस आंकड़ों की तुलना करनी है। तो दिए गए आरेख में आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए वर्ष दर वर्ष घाटे की प्रवृत्ति अप्रैल से नवंबर के हिसाब से बताइए। तो अब इसमें आप देख सकते हैं ये आपका फिस्कल डेफिसिट 8.1, 10.8 और 7.0 है। ठीक है, ये अप्रैल से नवंबर 2019, ये ब्लू वाला है, अप्रैल नवंबर 2020 ये रेड वाला है और अप्रैल नवंबर 2021 ये ग्रीन वाला है। तो ये राजकोषीय घाटा है, ये प्राथमिक घाटा है। अगर आप ध्यान से देखें तो अब 2019 से बढ़ गया है फिस्कल डेफिसिट, किसमें? 2020 में, और 2021 में फिर कम हो गया है। ठीक, प्राथमिक घाटा में भी लगभग आपको यही ट्रेंड दिखाई पड़ेगा, है ना। और ये बजट एस्टिमेट अगर आप देखें तो अप्रैल नवंबर ये आपको एक तरह से पहले 2019, 20 और 21 का दिया है, तो पहले ये घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घट जाता है। अब इस हिसाब से अगर हम इसकी तुलना करें, ये आप इमेज देख सकते हैं। और अब अगर आप इसमें देखें तो क्या निकल के आ रहा है कि 2020 में राजकोषीय घाटा 8.1 लाख करोड़ से बढ़कर 10.8 लाख करोड़ हो गया, अभी मैंने बताया बढ़ा है बीच वाला, और 2021 में फिर घट के 7 लाख करोड़ हो गया। ये क्वेश्चन है शुद्ध रूप से डेटा इंटरप्रिटेशन का, ऐसे भी प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिए। तो ये तो बहुत सिंपल है, पहले वाले में लिख गया, ये घट के बढ़ा है फिर घट गया। 2020 में प्राथमिक घाटा 4.7 लाख करोड़ से बढ़ के 6.9 लाख करोड़ हो गया और फिर घटकर 2.4 लाख करोड़ हो गया। ये दिख रहा है, यहां से बढ़ के 4.7 से 6.9 हुआ, फिर 2.4 हुआ। अच्छा, राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा में अंतर तो पता है ना? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, ये हो जाता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा तो ब्याज भुगतान का माइनस करना होता है। 2020 में राजकोषीय घाटा 2019 में 114% से बढ़कर बजट व्यय का 135% हो गया, जो बजट व्यय का कंपैरिजन है। 2021 में बजट व्यय का 46.2% है। ठीक बात है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरकारी बजट में संसाधनों के आवंटन के उद्देश्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, बजट में क्या होता है? बजट में रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है, करों के माध्यम से संसाधन सरकार जुटाती है और उसको दूसरे जगह एलोकेट करती है। तो सरकार समाज में सभी वर्गों के लक्ष्यों को संतुलित करने की दृष्टि से संसाधनों का आवंटन करना चाहती है कि सभी वर्गों में क्या हो, वर्गों के एक तरह से संतुलित किया जाए, यानी अमीर गरीबों को बराबर किया जाए, इसलिए करती है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को कराधान नीति के माध्यम से हतोत्साहित किया जा सकता है।
अब सरकार क्या करेगी, मान लीजिए बीड़ी सिगरेट है, इस पर खूब ज्यादा टैक्स लगा देगी और टैक्स लगाकर वहां से पैसा वसूलेगी और दूध दही या गेहूं अनाज चावल जिसकी जरूरत है उसको उससे प्रोवाइड कराएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार सामाजिक रूप से लाभकारी प्रकृति की वस्तुओं के उत्पादन को सब्सिडी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। मान लीजिए जैसे कोई ग्रीन एनर्जी है, मान लीजिए गोबर गैस का प्लांट है, दूध का कोई प्लांट है, इस तरह के जो सरकारी या स्वास्थ्य के लाभकारी चीजें हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार सब्सिडी या छूट देगी कि हम आपके टैक्स माफ कर देंगे, आपका कर्जा माफ कर देंगे, आप कोई उपकरण लगाइए सोलर वाला, उस पर हम आपको पैसा देंगे। तो सरकार ऐसा कर सकती है। जैसे अभी दिल्ली में एग्जाम्पल आप देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडी है। यदि किसी क्षेत्र में कुछ गतिविधियों में पहल नहीं करता है तो सरकार उन पर सीधे नियंत्रण कर सकती है, जैसे पानी की आपूर्ति और स्वच्छता। तो मान लीजिए अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें कोई पहल नहीं कर रहा है तो सरकार उसको सीधे अपने अंडर लेकर उसको रेगुलेट कर सकती है। अगला सवाल है, सरकार की राजस्व प्राप्ति और पूंजी प्राप्ति के बीच उपयुक्त उदाहरण से अंतर स्पष्ट करें। यह होता है कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। देखिए, सरकार का वो पैसा जिस पर उसका अधिकार है, जिसके वजह से सरकार को कोई कर्जा नहीं बढ़ेगा और ना कोई उसको एसेट अपना बेचना पड़े, वो है रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व प्राप्ति। और ऐसा पैसा जिसके वजह से सरकार की कोई पूंजी बिक जाए या कर्जा लेना पड़े, वो है पूंजीगत प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जो न तो कोई दायित्व उत्पन्न करती हैं यानी कोई लायबिलिटी नहीं बनाती, नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉट डिक्रीज असेट। तो न तो कोई दायित्व उत्पन्न करती है और न ही किसी प्रकार सरकार की संपत्ति में कमी लाती है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त कर, मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई फैक्ट्री, उसे टैक्स मिला, उससे लाभांश या बेनिफिट मिला, जबकि पूंजीगत प्राप्ति वो प्राप्ति है जो सरकार की देनदारी पैदा करती है, या तो लायबिलिटी बनाएगी, कर्जा लेना पड़ेगा, या संपत्ति में कमी लाएगी। मान लीजिए सरकार ने क्या कर दिया, विनिवेश कर दिया, कहीं उसका शेयर था कंपनी में, उसको बेच दिया। तो ये पूंजीगत और राजस्व प्राप्ति का अंतर है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बीच उदाहरण के साथ अंतर बताइए। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, जिस पर लगाया जाएगा उसी को भरना है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आप देनदारी को ट्रांसफर कर सकते हैं, जीएसटी। ठीक। प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका प्रभाव और घटना एक ही इकाई पर होता है, यानी इंसिडेंस और पेमेंट एक ही आदमी करेगा, आपके ऊपर लगाया जाएगा, आप ही टैक्स भरेंगे। लेकिन जीएसटी क्या है, कंपनी पे लगाई जाएगी, वो ग्राहकों से वसूल लेगा। दूसरे शब्द में प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने की देयता को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए आयकर। जबकि अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका प्रभाव और घटना विभिन्न संस्थाओं पर हो सकता है। दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने की देयता को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है प्रत्यक्ष कर में। जैसे एक सेकेंड, अप्रत्यक्ष करों के भुगतान करने की देयता को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिए। एक सेकेंड, सॉरी। अप्रत्यक्ष कर को क्या करते हैं, नहीं किया जा सकता है, प्रत्यक्ष कर को नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही लाइन लिखी है कि अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करने की देयता को स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी आप अपनी लायबिलिटी ऑफ पेमेंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, जबकि प्रत्यक्ष कर में आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब यहां से हम खंड ब यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर चलते हैं, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इस वाले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एमसीक्यूज आ गया। पहचानिए निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन के प्रतिकूल प्रभाव को इंगित करता है। भारत माने ब्रिटिश शासन ने क्या नुकसान पहुंचाया, इस पे सवाल है। भारत में संचार नेटवर्क का परिचय, भारत में विदेशी व्यापार की संरचना में परिवर्तन, भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था का परिचय, भारत में रेलवे का परिचय, ये तो ठीक है। भारत में व्यापार की संरचना बदल गई। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो लिखेगा कि इंडिया रिड्यूस्ड टू अ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इंडिया को एक रॉ मटेरियल, कच्चे माल का निर्यातक बना के छोड़ दिया था और फिनिश्ड गुड का इंपोर्टर बना के छोड़ दिया था अंग्रेजों ने, जबकि पहले इसका ठीक उल्टा था। तो व्यापार की संरचना बदल दी गई, ये सबसे बड़ा घाटा भारत को झेलना पड़ा। डैश समिति का गठन लघु उद्योग के विकास और प्रोत्साहन के लिए किया गया, तो ये कौन था, कार्वे कमेटी। कार्वे कमेटी बनाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम, हाँ ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस साल में आई, तो ये आई इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 1948 में आई, उसके बाद 1956 में आई थी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। डैश और डैश, स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के कमजोर होने के क्या कारण है, यानी स्वतंत्रता के बाद क्यों पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। ये इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज का जो वाला चैप्टर है।
तो राजनीतिक अस्थिरता रही, ठीक बात। बाहरी प्रेक्षण पर अति निर्भरता रही, कृषि क्षेत्र का स्थिर विकास हुआ, सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा 1 और 2। बाहरी लोगों पर ज्यादा भरोसा और राजनीतिक अस्थिरता, हमेशा सरकार गिरती है। चीन से संबंधित जीएलएफ क्या है? जाइंट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फोरम, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जाइंट लीप फोरम, सही जवाब ग्रेट लीप फॉरवर्ड हो जाएगा। ये उत्पादन के तरीकों को बढ़ाने का पूरा तरीका समझाया था। विभिन्न में से कौन भारत में ग्रामीण क्षेत्र के गैर संस्थागत शाख का स्वरूप है? तो साहूकार या ऋणदाता। गैर संस्थागत यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल, नाबार्ड तो है ही, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक सब है, लेकिन जो साहूकार या ऋणदाता हैं जो गांव में पैसा देते हैं, ये संस्थागत नहीं है। अब विभिन्न घटनाएं हैं, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? दोहरी कीमत, आर्थिक सुधार, बिल्कुल नहीं। चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, जिसको बोलते हैं एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एफडीआई को आकर्षित करना, बिल्कुल ठीक है। एफडीआई को आकर्षित करने के लिए एसईजेड चीन में लाया गया, हमने कॉपी करके हमने भी अपनाया। कम्यून प्रणाली, बैकयार्ड आधारित औद्योगिक उत्पादन, बिल्कुल नहीं। महान सर्वहारा संस्कृति क्रांति, सामूहिक खेती, नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड का ख, यानी कि आप कह सकते हैं चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापना, एफडीआई को आकर्षित करना। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑन द जॉब प्रशिक्षण सैद्धांतिक और व्यवहारिक अनुभव के अवधारणाओं के बीच खाई को पाटने में मदद करता है। ऑन द जॉब क्या है? नौकरी करते समय ट्रेनिंग। ये करने से क्या होता है? सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान के बीच अंतर कम होता है, यानी जो टेक्निकल नॉलेज है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, दोनों आपको मिलती है। सही जवाब। ऑन द जॉब प्रशिक्षण कर्मचारियों को उनके कार्य क्षेत्र में नवीनतम परिवर्तन के साथ अद्यतन करता है, जो नई टेक्नोलॉजीज है उनके साथ उनको अपडेट करता है अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो ग इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी विकास वाला से संबंधित है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने बिना किसी बाहरी दबाव के अपने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। पाकिस्तान ने सेज नीति को सफलतापूर्वक लागू किया और निर्यात संवर्धन नीति का उपयोग करके इसका लाभ लिया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के दोनों कथन गलत हैं। भारत ने तो बिना किसी दबाव के शुरू किया, पाकिस्तान पर हमेशा दबाव रहा, और एसईजेड जो सेज नीति है उसका भारत ने इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने नहीं। अगला सवाल है, पर्यावरण क्षरण का कारण क्या नहीं है? अपशिष्ट प्रबंधन, वनों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग, हरित आवरणों की रक्षा करना। तो हरित आवरण की रक्षा करना ये पर्यावरण क्षरण का कारण नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों क्या है? पर्यावरण क्षरण के कारण है। ठीक है। डैश सतत विकास की रणनीति है। सतत विकास क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास जिसमें आज के विकास को सुनिश्चित किया जाए भविष्य के किसी भी खतरे को टालते हुए, भविष्य के संसाधनों से खिलवाड़ करते हुए, बिना किए हुए। तो बायोगैस का उपयोग, सौर ऊर्जा का उपयोग, तापीय शक्ति का उपयोग, जल विद्युत का उपयोग। तो ये तीन तो बिल्कुल सही है। तापीय शक्ति का उपयोग अगर आप करेंगे तो ये सतत विकास नहीं माना जाएगा। अब इसमें भी अभिकथन और कारण है। तो बेरोजगारी और गरीबी अविभाज्य जुड़वा है। बेरोजगारी सभी सामाजिक आर्थिक बुराइयों का मूल कारण है, ये गलत स्टेटमेंट है। बेरोजगारी और गरीबी एक साथ है, ये बात तो ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो गरीबी तो होगी, आय नहीं रहेगा। लेकिन सभी सामाजिक आर्थिक बुराइयों का कारण बेरोजगारी है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, कई सारी सामाजिक आर्थिक बुराइयां आती हैं, लेकिन सभी शब्द लगा, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ए सही है, कारण आर इसका गलत है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए, अभिकथन और कारण। अभिकथन है कि 1970 के उत्तरार्ध में चीन की जनसंख्या वृद्धि दर में तीव्र गिरावट आई। कारण सख्त परिवार नियोजन कार्यक्रम से चीन में वृद्ध लोगों के अनुपात में वृद्धि देखी गई। तो ये क्या है? अभिकथन ए गलत है, अभिकथन आर सही है। चीन में जनसंख्या वृद्धि दर में तीव्र गिरावट नहीं आई है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बड़े लोगों के एज में रेशियो बढ़ा है। अभी एक इमेज आपको दिया है, एक्ट नाउ बिफोर इट टू लेट। ठीक है, ये जल है और ये पूरा ये जमीन, ये पूरा शहर इसमें डूबता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति है। तो दी गई छवि ग्लोबल, इसमें कहा गया है कि इस चित्र के आलोक में इसकी व्याख्या कीजिए। तो दी गई छवि ग्लोबल वार्मिंग की पर्यावरणीय चुनौती की ओर इशारा करती है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक वृद्धि है। जो पृथ्वी में ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इस तरह के गैसेज, अगर इनकी वृद्धि और होती है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिया गया कथन जो है कि एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट, हमारे पास समय समाप्त हो रहा है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अभी कार्य करें, इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की तात्कालिकता की प्रतिनिधित्व करता है। वो ये दिखा रहा है कि अर्जेंसी है, इस पर कुछ काम करने की जरूरत है। तात्कालिकता का ये तत्कालिकता या अर्जेंसी का रिप्रेजेंटेशन है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय भूमि का नुकसान, बाढ़ के जोखिम के वृद्धि में खतरा हुआ है। तो ये आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अगला सवाल है कि वैध स्पष्टीकरण के साथ निम्नलिखित कथन का बचाव या खंडन करिए कि ग्रामीण भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक सामान्य रूप है। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये एक बेरोजगारी का इंपॉर्टेंट रूल है जिसमें दिखाई देता है कि कुछ लोग काम कर रहे हैं पर एक्चुअल में उनको काम होता नहीं है। दिया गया कथन सत्य है। प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। श्रम की सीमांत उत्पादकता कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या हुआ, एक लेबर थे तो उत्पादन 10 था, 2 लेबर हुए तो 20 हुआ, 30 हुआ, 3 लेबर हुए तो 40 हुआ, 4 लेबर है तो भी 40 है, 5 लेबर है तो भी 40 है। यानी यहाँ क्या है, 10 से 30, ये सीमांत उत्पादकता 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 0 होने लगी। यानी अब लेबर बढ़ाने से भी उत्पादन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मतलब उत्पादन एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि लोग दिखाई दे रहे हैं काम करते हुए, एक्चुअल में काम नहीं हो रहा है। ठीक, तो सीमांत उत्पादकता यहाँ लेबर की शून्य हो जाती है। भारत में स्थिति अक्सर देखी जाती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में खेती एक पारिवारिक मामला है। अधिकांश सदस्य आमतौर पर बिना किसी प्रत्यक्ष योगदान के खेतों में लगे रहते हैं। एक खेत में 4 लोग चाहिए, 10 लोग रहकर क्या करेंगे। तो नौकरियों की कम उपलब्धता के कारण ग्रामीण भारत में यह समस्या बनी हुई है। ठीक बात है। अब इसमें अथवा में एक प्रश्न पूछा है कि भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली की भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी कि ग्रामीण जो भारत का विकास है, इसमें बैंकिंग की जो भूमिका हो सकती है, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है कि क्या वो सक्षम हुई है। बैंकिंग प्रणाली के तेजी से विस्तार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये ठीक है कि बैंकिंग जब होगी, अभी जैसे आपने देखा कि पूरा भारत बैंकिंग से जोड़ा गया है ना, तो जनधन योजना जो आई थी, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके बावजूद ग्रामीण बैंकिंग में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे देश में ग्रामीण ऋण की मात्रा अभी भी इसकी मांग की तुलना में अपर्याप्त है। जितना ग्रामीण लोन चाहिए, क्रेडिट चाहिए, उतना अभी भी प्रोवाइड नहीं किया जा पा रहा है। और संस्थागत स्रोत देश के संपूर्ण ग्रामीण किसानों को कवर करने में विफल रहे हैं। जरूरतमंदों की ऋण आवश्यकताओं पर कम ध्यान दिया गया और कृषि ऋण की में अतिदेय की समस्या अभी भी जारी है। यानी अभी भी कहीं ना कहीं कृषि ऋण में अभी जितनी आवश्यकता ग्रामीण लोन की है उतनी नहीं हो पा रही। उसमें कृषि को कभी कभी ज्यादा मिल भी जाता है, लेकिन बाकी जो सेक्टर्स हैं उतना आसानी से ग्रामीण इलाकों में कवर नहीं किए जा सके हैं, और उसका जो रिटर्न आना चाहिए वो तो और निगेटिव दिखाई पड़ता। तो ये समस्या ग्रामीण, ये रूरल फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर 3 पड़ोसी देश के आयात और निर्यात से संबंधित सूचनाएं दी गई हैं। तो यहाँ पाकिस्तान, चाइना, ये इंपॉर्टेंट रूप से, और इंडिया के संदर्भ में दिया गया है। तो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान को और चाइना को 2004-05 में 2341 है, चाइना को 25,232 है। 18-19 में 14,000 बढ़ गया है पाकिस्तान को एक्सपोर्ट, और चाइना को 1,17,000। एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ पाकिस्तान का 3.7% है, मतलब भारत से जो पाकिस्तान को जा रहा है, और चाइना को 2.6% है। यहीं से आप सारे डेटा देख लीजिए। अब इंपोर्ट यानी बाहर से भारत कितना मंगा रहा है, तो पाकिस्तान से 2004-05 में 427 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट रहा, और ये 18-19 में बढ़ के 3400 करोड़ का हो गया, 5.1% का ग्रोथ है। और चाइना से जो 31,000 था, ये 4,92%, यानी 10% से ज्यादा का ग्रोथ है। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आप आराम से एक तुलना देख सकते हैं। ठीक, अब इस पे सवाल देखिए। तो इसका विश्लेषण, आप यही चीज का विश्लेषण कर दीजिए। उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि दी गई अवधि के दौरान भारत से पाकिस्तान को निर्यात में 3.7 की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, जबकि चीन के साथ यह 2.6 की वृद्धि दर्शाता है। दूसरी ओर भारत का आयात चीन से बड़े पैमाने पर 10.3% है। पाकिस्तान के साथ इसी आंकड़े का औसत देखा गया 5.1% की स्थिति इंगित करती, यह स्थिति इंगित करती है कि चीन को निर्यात की तुलना में चीन से भारतीय आयात बहुत अधिक है। जितना हम चीन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था समय की दी गई अवधि में वस्तु और सेवाओं के लिए चीनी अर्थव्यवस्था पर अधिक निर्भर थी, जबकि पाकिस्तान के मामले में अंतर काफी ज्यादा है, जो विभिन्न कारणों से हो सकता है। ठीक है, तो अंतर संकीर्ण है, मतलब कम है, और ये कई कारणों से होता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि भारत की अर्थव्यवस्था चीन पर बहुत ज्यादा आधारित दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह आपको आंसर बहुत शॉर्ट में लिखना है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, किसी एक महारत्न कंपनी का नाम बताइए, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, आपको पता है, बहुत सिंपल सवाल था। 31.1 है। 31.2 लैंड सीलिंग इक्विटी को बढ़ावा देता है, दिए गए कथन का समर्थन कीजिए। लैंड सीलिंग जो है इक्विटी यानी बराबरी को बढ़ावा देता है। कैसे? लैंड सीलिंग का मतलब क्या है, एक निश्चित जमीन रहेगी, इससे ज्यादा किसी के पास जमीन रहेगी तो सरकार ले लेगी, और जिसके पास नहीं है उसको दे देगी, तो इससे समानता तो आएगी। भूमि सीमा का यानी लैंड सीलिंग का अर्थ है भूमि का अधिकतम आकार तय करना जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में हो सकता है। खास करके इंदिरा गांधी ने जब ये पूरी लैंड कंसोलिडेशन, चकबंदी का काम और लैंड सीलिंग का काम शुरू किया था,
तो बोला कि एक आदमी के पास के स्वामित्व में कितनी भूमि हो सकती है, लैंड सीलिंग है, इससे ऊपर सरकार अपने अधिकार में ले लेगी और भूमिहीन और छोटे किसानों को आवंटित कर देगी। भूमि की सीलिंग का उद्देश्य कुछ हाथों में भूमि के स्वामित्व को, एकाग्रता को कम करना था और इक्विटी यानी समानता को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य क्या था कि कुछ लोगों के पास ही केवल जमीन न रहे, सभी लोगों के पास जाए और समानता का विकास किया जा सके। ठीक है, अथवा में देखिए, संक्षेप में चर्चा कीजिए कि किस प्रकार संस्थागत सुधार यानी भूमि सुधार ने भारतीय कृषि को बदलने में भूमिका निभाई। तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए कई सुधार किए, जैसे भूमि की सीमा, इसने कुछ ही हाथों में भूमि के स्वामित्व की एकाग्रता में कमी सुनिश्चित की, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, यह किसानों के शोषण के उन्मूलन और कृषि विकास की संवर्धन पर केंद्रित था। जमींदारी प्रथा यानी एक आदमी के पास ज्यादा जमीन हो, कर वसूली, सब खत्म कर दिया। इन सुधारों ने खेती को एक व्यवसाय के रूप में स्थिरता दी और इक्विटी यानी समानता को बढ़ावा दिया। अगला सवाल है, वैध तर्कों के साथ बताएं कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है। मानव पूंजी और मानव विकास एक ही चीज है। क्या आपको लगता है कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट एक बात है? दिया गया कथन पूर्णता के लिए सत्य नहीं, यानी परफेक्टली करेक्ट नहीं है। ये दोनों एक जैसे लग सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं है। मानव पूंजी शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम उत्पादकता बढ़ाने का साधन मानती है। ह्यूमन कैपिटल ये मानती है कि ह्यूमन एक रिसोर्स साधन है, इसमें शिक्षा स्वास्थ्य डालेंगे तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। मानव विकास जो है वो मानव की भलाई यानी सोशल वेलफेयर की बात करता है। तो मानव विकास एक सोशल मुद्दा है और मानव पूंजी एक आर्थिक या इकोनॉमिक मुद्दा है। आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं। फिर वैध तर्कों के साथ बताएं कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य असत्य। भारत में तकनीकी जनशक्ति का खराब भंडार है। दिया गया कथन सत्य नहीं। हमारे पास तकनीकी शक्ति बहुत अच्छी है भाई। भारत के पास वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति का समृद्ध भंडार है। साथ ही भारत ने इसे गुणात्मक रूप से सुधारने के लिए कई कदम उठाए और इसका इष्टतम यानी सबसे अच्छा प्रयोग सुनिश्चित किया। हम इसरो के माध्यम से अंतरिक्ष तक पहुंच रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो कथन बिल्कुल गलत है। कृषि विपणन को परिभाषित कीजिए, यानी कि एग्रीकल्चरल मार्केट। कृषि विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश भर में विभिन्न कृषि वस्तुओं की पैकेजिंग, ग्रेडिंग, वितरण, संयोजन, भंडारण, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, परिवहन यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन, ये सब शामिल है। तो जब कृषि उत्पादों का ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये प्रक्रिया से उसको गुजारा जाता है, तो वो कृषि विपणन कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, ग्रामीण विकास में सूक्ष्म ऋण कार्यक्रमों के महत्व की संक्षेप कीजिए। तो माइक्रो फाइनेंसिंग जो है, छोटे छोटे फाइनेंस करना, इसकी इंपॉर्टेंस आई है। तो स्व सहायता समूह भारत में औपचारिक ऋण प्रणाली में अंतर को भरने में उभरे हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्योंकि वितरण तंत्र न केवल अपर्याप्त साबित हुआ, बल्कि इसे समग्र ग्रामीण सामाजिक और सामुदायिक विकास से पूरी तरह एकीकृत नहीं किया गया। तो जहां पर वितरण तंत्र या बैंकिंग नहीं पहुंच पाई, तो स्वयं सहायता समूह ने हेल्प किया। यह सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के रूप में सामने आया। SHG उन ग्रामीण लोग, छोटे और सीमांत किसान, कृषि और गैर कृषि मजदूरों पर है जिनका औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक स्थायी पहुंच नहीं है। तो जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से नहीं जुड़ पाए हैं, वो सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक बात। अगला सवाल है, जैविक खेती के प्रारंभिक वर्षों में किसानों के सामने आने वाली समस्याओं की सूची दीजिए। तो एक, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और विपणन, यानी जो सबसे बड़ी समस्या आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और मार्केट की उपस्थिति नहीं है। पारंपरिक कृषि उत्पादों की तुलना में जैविक उत्पादों की सेल्फ लाइन कम होती है। जाहिर सी बात है, जैविक उत्पादों का जो उसके लिए रख रखाव, उसका जो खराब होने की क्षमता, ये सब चीज़ों में काफ़ी अंतर होता है। तो अगर आप उसमें जैसे कोल्ड हाउसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट नहीं रहेगा तो वो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब अथवा में है कि भारत शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिशों को लागू करने में विफल रहा है। दिए गए कथन के समर्थन में वैध तर्क दीजिए। तो अनौपचारिक मजदूरी का काम ग्रामीण भारत में रोजगार का प्रमुख स्रोत है। बचाव या कथन का वैध कारण सहित बताइए। कुल मिला के ऐसा है। तो दिया गया, ये दो क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं, दोनों का हम एक एक करके आंसर देख लेते हैं। तो पहले आंसर देखते हैं, शिक्षा आयोग। दिया गया कथन उपयुक्त है। वर्षों से भारत शिक्षा वांछित स्तर तक मानव को बढ़ाने में सक्षम नहीं है। 1964-66 के शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी कि कम से कम 6% शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का खर्च किया जाना चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी भी जो आई उसमें भी इसकी बात की गई है, ताकि शिक्षा में वृद्धि की एक उल्लेखनीय दर बनाई जा सके। हालांकि मौजूदा खर्च का स्तर काफी अपर्याप्त रहा है। इस प्रकार सरकार को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। ठीक। अब देखिए दूसरा जो सवाल है, औपचारिक मजदूरी का काम ग्रामीण भारत में रोजगार का प्रमुख स्रोत है।
तो दिए गए कथन का खंडन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार के अवसर सीमित हैं। आमतौर पर लोग गैर कृषि व्यवसाय के लिए कौशल और प्रशिक्षण प्राप्त करने की वरीयता नहीं दिखाते हैं। गैर कृषि कार्य यानी खेती के अलावा दूसरे काम, उसके लिए स्किल चाहिए। ये वे परिवार के खेतों में स्वरोजगार के रूप में बने रहना पसंद करते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी आती है। तो ये कहना कि गैर कृषि कार्य उपलब्ध कर सकते हैं, ये सही नहीं है। अब 34वां आखिरी प्रश्न है स्रोत आधारित। एक आपके पास पैराग्राफ है, उस पर आंसर देना है। तो भारत में हरित, ध्यान से समझिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के मध्य से हुई, जो परंपरागत किसानों के बीजों से लेकर उच्च उपज देने वाली संबंधित आधुनिक कृषि तक संक्रमण का प्रतीक है। यानी एक ऐसा काल आया जब जो परंपरागत कृषि था उससे हटके उच्च फसल उपज देने वाला जो HYV सीड है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उसका ट्रांजिशन देखा गया, यानी संक्रमण देखा गया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की आवश्यकता स्वतंत्रता के बाद की अवधि में खाद्यान्नों की कमी के कारण हुई। जब खाद्यान्न की कमी हो गई, खाने की चीजें कम हो गई, तो हमें इसकी जरूरत महसूस हुई। स्वतंत्र भारत में सरकार खाद्यान्न उत्पादन के संदर्भ में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना चाहती थी। इस तरह के प्रयास उच्च उपज के विकास के साथ मेल खाते हैं। मैक्सिको में डॉक्टर नॉर्मन बैरलॉग और उनके सहयोगियों द्वारा विकसित गेहूं के बीजों की किस्में, इन बीजों ने खेतों की तकनीकों में बदलाव की आवश्यकता महसूस की, जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई, ये सारी चीजें उसमें जोड़नी पड़ती थी। इसके बिना ये नहीं हो पाता। बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में भारत में पहली बार पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में पेश की गई। भारत में हरित क्रांति शुरुआत के दौर में नए प्रणाली को अधिक संसाधन गहन कृषि विधियों के साथ अनुकूलित करने पर ध्यान दिया गया। मतलब ये अधिक संसाधन गहन यानी उन बीजों को ज्यादा संसाधन चाहिए, कीटनाशक, उसको ट्यूबवेल का पानी ज्यादा चाहिए, इस पर ध्यान दिया गया। परिचय के लिए तर्क नई फसलें किस्म को लाने के पीछे तर्क उच्च फसल पैदावार तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। तो पहले परिचय के लिए मतलब इंट्रोडक्शन के लिए इसलिए लाया गया कि हम उच्च पैदावार वाली कृषि उत्पादन करें। पंजाब में हरित क्रांति के शुरुआती दौर में पेश किए गए बीज अपने आप में अधिक उपज देने वाले नहीं थे। ये उच्च पैदावार, सिंचाई के पानी और उर्वरक जैसे कुछ इनपुट के अत्यधिक होने के कारण संभव हुआ। इस प्रकार भारत में हरित क्रांति ने एक संसाधन गहन प्रक्रिया को आवश्यक बना दिया, जिससे जो महत्वपूर्ण पूंजी निवेश कर सकता था, जो ज्यादा पैसा लगा सकता था, वो लाभान्वित हो सकते थे और बाकी लोग गरीब होते गए। भारतीय खाद्य निगम जैसी एजेंसियां आई तो उससे जो अत्यधिक अनाज बना उसका बफर स्टॉक किया गया और उससे प्रतिकूल परिस्थितियों में उस बफर स्टॉक ने उस संग्रहित किए अनाज ने मदद भी की। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हमने इस पैराग्राफ में देखा। तो क्वेश्चन है कि हरित क्रांति क्यों लागू की गई और इससे किसानों को क्या लाभ हुआ। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद की अवधि में खाद्यान्न उपलब्धता की कमी थी। हमारे पास खाद्यान्न था ही नहीं, हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। तो इसलिए हरित क्रांति हमने लागू करने की बात की। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? MS स्वामीनाथन। 1967-68 के आसपास ये आया। हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जो बहुत कम थी। इससे विपणन योग्य अधिशेष यानी मार्केट सरप्लस बनाया गया है, माने खाने के बाद भी बचा कि उसको बेच सकते थे। विपणन योग्य सरप्लस बनाया गया। रोजगार और उत्पादन में वृद्धि करके किसानों को आय बढ़ाने में इससे मदद मिली। निम्नलिखित कथन को वैध स्पष्टीकरण के साथ न्याय संगत ठहराएं। हरित क्रांति ने सरकार को निर्माण के लिए पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाया, जिसका स्टॉक जो कमी के समय इस्तेमाल किया जा सकता था। ये एक कथन है। अच्छा, दिया गया कथन उचित है क्योंकि सही बात है, स्टॉक बनाया गया। हरित क्रांति ने सरकार को भारतीय खाद्य निगम, जिसको FCI कहते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसी एजेंसियों के माध्यम से अधिक खाद्यान्न का खरीद, उसका संरक्षण यानी बचाव, खाद्यान्न में वृद्धि करने में मदद की और उत्पादन इतना अधिक हो गया कि भारत ने न केवल खाद्यान्न में बफर स्टॉक बनाया बल्कि खाद्यान्न निर्यातक के रूप में भी खिलाड़ी बन गया। यानी हम क्या बन गए? फूड या ग्रेन इंपोर्टर से ग्रेन एक्सपोर्टर बन गए। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रूप से देखी गई। ग्रेन इंपोर्टर से ग्रेन एक्सपोर्टर बन गए। ठीक, तो आपको बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने इस पूरे सैंपल पेपर के सभी 34 सवालों का जवाब ढूंढा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, हर कोने से रीजन असर्शन, MCQs, आपके अपने विचार वाले सवाल, सोर्स देकर आंसर करने वाले, इन सभी सवालों की अपेक्षा आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो ठीक से पढ़िए। इस कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सवाल कैसे लगे, समझ में आया कि नहीं, आपको किधर दिक्कत हो रही है और क्या हम आपके लिए कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में बड़ा और आसानी हो। समष्टि अर्थ का अर्थशास्त्र पूरा कंप्लीट करा दिया चुका है, प्लेलिस्ट में आप जाकर जरूर उसको कवर कर ले।
एक और बात का ध्यान रखें कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये दी गई सारी की सारी कोर्सेज आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है। चाहे आप किंडरगार्टन से 12th इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहें या 7 to 12 हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहें, IIT JEE की तैयारी, नीट की करना चाहें, कंपटीशन की करना चाहें, आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म यानी कि वेबसाइट, एप्लीकेशन या यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से भी जुड़े रहिए ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि और महत्वपूर्ण वीडियोस हम आप तक लेकर आते रहें। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर आपने देख लिया, राजनीति विज्ञान और ज्योग्राफी का भी जरूर देख लीजिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर ये सब कुछ उपलब्ध रहेगा बिल्कुल निःशुल्क। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर।